कब पता? हेलो 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 एकदम म्यूट करो ना। चालू है। हेलो हेलो रजनी, हाँ क्लास नहीं हुई क्या अभी चालू? मैम का माइक एक बंद है। हाँ मैम शायद से आती होंगी, अभी सब ज्वाइन हो जाए जब। हाँ अभी तो 24 लोग हुए हैं, अभी तो 32-33 बच रही हैं। अब वो वाली क्लास कितनी देर तक चली थी? अब तो नहीं थी अभी क्लास। अरे फर्स्ट वाली तो लगी ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगी। फर्स्ट 9 बजे से 10 वाली। थर्ड वाली एक अभी लगी थी वो बिजनेस लॉ की, और एक उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वही वाली तो हमने आधी ली थी, फिर नहीं चले गए थे। नहीं, पहला वाला जो था ना 9 बजे से 10 तक, वो वाला नहीं किया, हुआ ही नहीं। हाँ वो तो हुआ ही नहीं था। आ गई मैम। Good morning, girls. Can you see the presentation? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Mita. Good morning, ma'am. Good morning. Can everybody see the presentation? Yes, ma'am. मैम Okay. अभी सब लोगों ने join कर लिया है? Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, we'll start the class. Okay. और ओके बाकी सब लोग ट्राई करो कि अपना जो माइक है वो म्यूट कर देना, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में, ठीक है ना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप बीच में अनम्यूट करके एक्सक्यूज मी करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बट पूरे टाइम माइक ऑन मत रखना, क्योंकि क्या है, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में। ओके Ma'am, हाँ, क्या ma'am, हुआ? please you explain with starting. अच्छा ठीक है, ठीक है, आई विल Excuse me, एक्सप्लेन ma'am. फ्रॉम द स्टार्टिंग। यस मैम अटेंडेंस देनी है अभी। हाँ बेटा, अटेंडेंस देना है, तो अटेंडेंस कैसे करेंगे अपन? मैम जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था कि चैट पे प्रेजेंट लिखना है अपने नाम के साथ। हाँ पर राइट नाउ मुझे जूम में आइडिया नहीं हो रहा है कि चैट अपनी कहाँ पे है। हाँ हाँ, आई सी, यस। हाँ तो इसमें सब लोग प्रेजेंट लिख दो, तो मैं इसी से आपका नाम निकाल लूंगी, ठीक है ना। यस मैम। और इन केस आप में से कोई अपने पेरेंट्स की या किसी और की आईडी से यूज कर रहे हैं जूम, तो अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है ना। यस मैम।
तो सब लोग इसी में लिख दो, तो मैं इसी से अटेंडेंस सेव कर लूंगी। और आप लोगों की क्लास में मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप लोग, या हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं, दोनों लैंग्वेज में कैसा सही रहेगा? मैम आप दोनों में कर दीजिए। ठीक, ओके, चलिए, सो लेट्स बिगिन। So we'll start right from the beginning so that those who have missed, जिन्होंने पहले की क्लासेस मिस कर दी हैं, तो उनको भी रिवाइज हो जाएगा। ओके, so we'll start with the first unit। फर्स्ट यूनिट में आपके जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड नेचर, फंक्शंस और गोल डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जान नंबर 2 फोन आ रहा है। गर्ल्स प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर दो, थैंक यू। ओके, तो एंटरप्रेन्योर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योरशिप में 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, जो कि वो इंसान होता है या वो पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक एक्शन और प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करता है। क्यों परफॉर्म करता है, उसका रीजन क्या है? दैट इज टू इनोवेट। ओके, सो इनोवेशन या इनोवेटिव क्रिएशन बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करता है। ठीक है, ये इनोवेटिव क्रिएशन क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस, जो कंपनी जो एस्टैब्लिश करता है, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, जो कि पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करता है, किसके लिए? टू सेट अप द एंटरप्राइज। क्लियर? उसके बाद once we know what are the components that are involved in entrepreneurship, तो हम बात करेंगे कि हम entrepreneur को बिजनेसमैन क्यों नहीं बोलते, है ना? एक बिजनेसमैन भी बिजनेस करता है, एक entrepreneur भी बिजनेस करता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? ओके, ऑब्वियसली 2 सेपरेट टर्म्स है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ऑन बिजनेसमैन के बारे में देखते हैं। अ पर्सन हु फॉलोज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज। ओके, सो अ बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु डज बिजनेस or is involved in business activities but uses an already existing idea. What does already existing idea mean? जो पहले से कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, उसी तरह का बिजनेस हमने भी स्टार्ट किया। जैसे शहर में बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स है, मैंने भी एक स्टेशनरी शॉप खोल ली, सो आई विल बी अ बिजनेसमैन। ओके, बट an entrepreneur is a creative person. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes. मैम एक किस सब्जेक्ट की क्लास है? Entrepreneurship, first year. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, so entrepreneur is a creative person who introduces new idea to run a business. Okay, तो businessman और entrepreneur में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक entrepreneur एक नए आइडिया को यूज करके बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, अब नए आइडिया या इनोवेटिव नेचर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इनोवेशन और व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू आइडिया? ओके, इनोवेशन का मतलब हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना जो पहले किसी ने ना की हो। ओके, जैसे या तो आप एक ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, वो तो ऑब्वियसली इनोवेशन है। बट अगर आप पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं भी कर सकते हो, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करें जो अभी तक नहीं किए गए। जैसे
The best example we can use is ugao.com. Okay, ugao.com is a website जो online plants sell करते हैं, ठीक है. Up till last year or last to last year, कोई भी, please switch off your mics, whoever it is. किसका माइक ऑन है बेटा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. ललिता प्लीज अपना माइक बंद करो. Thank you. चलिए, तो ugao.com इज अ वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन प्लांट सेल करने की वेबसाइट है, ठीक है. नया क्या किया उन्होंने? अभी तक प्लांट्स आप जाकर फिजिकली नर्सरी से खरीद सकते थे, बट नाउ यू कैन परचेज प्लांट्स ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन दी कंट्री, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. प्लांट्स पहले भी बिकते थे, अभी भी बिक रहे हैं, राइट. बट द ओनली डिफरेंस और द इनोवेशन इज कि उन्होंने ऑनलाइन लॉन्च किया उसको. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इनोवेशन. प्लस अगर मैंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी ऐसे रॉ मटेरियल से बनाना शुरू किया जिससे पहले किसी ने नहीं बनाया है, वो भी इनोवेशन हुआ. जैसे हम क्लासमेट की नोटबुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी. क्लासमेट नोटबुक्स, बाकी सारे पेपर, दुनिया में जितना भी पेपर प्रोड्यूस होता है वो हमेशा वुड से बनता है, ठीक है. वुड को लाने के लिए वी नीड टू कट डाउन ट्रीज, ओके, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. ये who are these girls who are messaging on the chat box that they are not able to understand which subject class this is? This is first year BCom entrepreneurship class. So anybody who's not in first year BCom plain, please leave the class. All right. So, but classmate found out a way to produce paper with a different kind of raw material, not with fresh wood. They used sugarcane husk. जो गन्ने शुगर की फैक्ट्री में गन्ने यूज होते हैं, गन्ने को स्क्वीज करके उसमें से उसका जूस निकालते हैं, उससे शुगर बनती है, राइट. जो गन्ने का जूस निकालने के बाद वेस्टेज बचता है, जो गन्ने का हस्क बचता है, उसको यूज करके उन्होंने पेपर बनाना स्टार्ट किया. ओके, सो दैट वाज आल्सो एन इनोवेशन जिसमें उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया बट न्यू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करके. ओके, सो ये सारी चीजें इनोवेशन के अंदर आती हैं. बट एक बिजनेसमैन क्या करता है? वो ट्रेडिशनल नेचर फॉलो करता है. मतलब जो अभी तक नॉर्मल बिजनेस चले आ रहे हैं, वो अपने जबलपुर में जितनी भी शॉप्स हैं, मान लो आप किराना शॉप, स्टेशनरी शॉप, गारमेंट सेल शॉप, ये सारे लोग बिजनेसमैन हैं. ओके, अब जैसे हम किराना शॉप्स की बात करें, नॉर्मली देयर आर लॉट्स ऑफ किराना शॉप्स अवेलेबल इन एवरी लोकेलिटी, बट two of the services that are being provided for online delivery of these kirana items, which is JioMart and Indoor. Okay, ये दो apps ऐसी हैं जिन्होंने कुछ इनोवेटिव किया. जैसे जो किराना जो ग्रोसरीज हैं उन्होंने ऑनलाइन घर पे डिलीवर करना स्टार्ट किया. ओके, देन दे आल्सो प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स to the customers. So that is entrepreneurship. Okay, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड. businessman is profit oriented and entrepreneur is customer oriented. So businessman mainly उनका टारगेट या गोल होता है to earn profit. Okay, but एक entrepreneur प्रॉफिट पे फोकस तो करता ही है. ऑब्वियसली अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, बट an entrepreneur also focuses on satisfying the customer. कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में भी वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, सो दैट उनके कस्टमर्स उनसे कनेक्टेड रहें
and there's no problem when they are dealing with when they are changing the product or इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स टू द प्रोडक्ट, तो वो हमेशा कस्टमर्स से कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं और उन फीडबैक्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं. ओके, बट एक बिजनेसमैन ऐसा कुछ नहीं करता. यूजुअली वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को नॉर्मली सेल करने की ट्राई करते हैं. हद से ज्यादा वो क्या करेंगे कि कुछ ऑफर्स दे देंगे, डिस्काउंट्स दे देंगे, दैट्स इट. ओके, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कस्टमर ओरिएंटेशन. Last point is businessmen have low risk bearing capacity and entrepreneurs have high risk bearing capacity. Okay, so first of all we'll talk about what risk is. Okay, risk का मतलब होता है एक ऐसी situation जिसका result या outcome uncertain है. Okay, a situation where the outcome or the result is uncertain. Uncertain मतलब कि हमें sure नहीं है कि उसका result क्या होने वाला है, हमारे फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट होगा, हम श्योर नहीं होते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, अब ये कंपटीशन में मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, बट द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अनसर्टेन. मुझे पता नहीं लग सकता टिल द एंड कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है. ओके, उसी तरह बिजनेस में रिस्क सिचुएशन कब आती है, जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक नहीं प्रोड्यूस हो रहा था. ओके, तो रिस्की सिचुएशन मतलब जहां पर हम श्योर ना हो. तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी में मान लो कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्टार्ट किया, जैसे ugav.com का हमने एग्जाम्पल लिया, जिन्होंने ऑनलाइन प्लांट सेल करने की सर्विस स्टार्ट की. ओके, ये सर्विस जरूरी नहीं है कि लोगों को पसंद ही आती. ओके, इट इज पॉसिबल कि अगर आप में से कई लोगों से पूछा जाए या आपके पेरेंट्स को पूछा जाए जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप प्लांट्स को ऑफलाइन खरीदना पसंद करेंगे नर्सरी में जाके या फिर आप ऑनलाइन खरीदना पसंद करेंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि नहीं हम तो ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, है ना, और कई लोग ऐसे भी होंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ मेरे लिए ऑनलाइन खरीदना बहुत बेटर है. राइट, सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं. ओके, तो ऐसे डिसीजंस बिजनेसमैन नहीं लेते, वो रिस्क नहीं लेते हैं. इसीलिए हमने लिखा है कि दे हैव लो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, दे आर नॉट एबल टू बेयर द रिस्क. Please switch off your mics, whoever it is. I'm not able to see. So whoever is causing this disturbance, please switch off your mics. All right. Then entrepreneur has high risk bearing capacity because from the very first point we have said that he or she introduces new ideas to run the business. Okay. So anyone who introduces something new always has a risk in mind. कि हो सकता है ये डिसीजन सक्सेसफुल हो सकता है ना भी हो. राइट, सो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज हाई. ओके, so these were the differences between an entrepreneur and a businessman. Moving on to the concept of entrepreneurship. What all are the points that are involved in the concept of entrepreneurship? या फिर अगर मुझे बोला जाए कि entrepreneurship का concept क्या है या entrepreneurship को किन points के साथ explain किया जा सकता है, तो these are the points. Okay, क्या क्या है देखिए. First is risk bearing capacity. Now this is the first point because this is very important. Risk bearing हमेशा एक क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि विदाउट रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट. जब तक हम कुछ नया नहीं कर सकते तब तक हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा. ठीक है,
अब Ugao.com is doing very well. It's a successful website and they are earning very well. There was obviously a risk that a lot of people may not buy the plants online, but ultimately there was a huge group of customers जो इंटरेस्टेड थे उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने में. ठीक है, तो द बिगर द रिस्क द बिगर इज द प्रॉफिट. जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिट भी होता है. ओके, ऑब्वियसली लॉस का भी चांस रहता है, बट देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ. ठीक है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है याद रखने की कि रिस्क बेयरिंग में हम कुछ भी रिस्क नहीं ले लेते. ओके, हर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है. कैलकुलेटेड रिस्क मतलब हमेशा प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है, अगर मान लो कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे उगाओ ने किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने इस चीज को पहले टेस्ट किया होगा. ओके, all right, Akansha wants me to share the presentation. The presentation is already linked on Moodle. I'll show you. Can you all see the screen? Yes, ma'am. So here I'll show you. See, when you go to entrepreneurship development first year course, here is the syllabus, here's the timetable. Okay, and here is the class presentation. Can you see the class presentation? No, ma'am. It's written on the screen, entrepreneurship development, and below that I've written class presentation. Why is the screen sharing pause? Achha. Wait. Okay, now can you see? Yes, ma'am. So here I've mentioned that this link is the class presentation. So when you click on this link, you will get this presentation. Okay. So you can download the presentation, but I'll keep updating the presentation as we move on in the course. Okay. So first point I've explained that the first and very important concept is risk bearing capacity. So every entrepreneur should have risk bearing capacity. सबके अंदर ऐसी risky situation से deal करने की capability होनी चाहिए. Next point is function of organization and वैष्णवी wants to know कि ये हिंदी मीडियम की क्लास है. नहीं बेटा, ये हिंदी मीडियम की नहीं, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है. ओके, फंक्शंस ऑफ. मैम बहुत देर से कंफ्यूज थे हम लोग. हाँ, नहीं, बीकॉम प्लेन इंग्लिश मैम मीडियम की कंफ्यूज क्लास थे है. हम लोग, समझ नहीं आ रहा है. बट मैम ये वाले जी मैम, थैंक यू मैम, हम गलत आ गए. एक एक करके. मैम हम लोग की लिंक है ये तो. अरे हिंदी मीडियम की. हम लोग ज्वाइन होते हैं. बेटा आज के दिन मेरी इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्लास है यहाँ पे. मुझे ये टाइम अलॉट किया गया है 11:40 to 12:20 तक हमारी क्लास है. ओके, आप टाइम टेबल चेक कर लेना. गूगल पे टाइम टेबल हिंदी वाला भी डाला है, उस पे देख लेना कि आपकी क्लास कब है. ओके जी मैम. ओके मैम, जी मैम, थैंक यू. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, when we talk about coordination, coordinating या coordination एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कभी भी कोई कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, देन देयर इज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट. ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं, तभी पूरी कंपनी या पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह काम करता है. राइट. अब
अगर ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम ना करें, दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, मतलब दे हैव टू बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर कि भाई मैंने ये काम कर रहे हैं तो आप भी ऐसा कुछ काम करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट्स द बजट. ओके, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को ये ना बताए, Christy Jain says, "Ma'am, actually timetable के according Wednesday होती है." ये लो. बेटा टाइम टेबल इतनी बार रिवाइज हुआ है कि आई एम नॉट इवन श्योर कि कब कौन सी क्लास होती है. तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ आपके टाइम टेबल में. 1 सेकेंड. देखिए आज सैटरडे है, राइट. सैटरडे को बीकॉम फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम बी मीन्स प्लेन. ओके, तो ये वाले क्लास में आपका जो 4th पीरियड है, ये 4th पीरियड है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में आप लोगों की यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं डाली गई है, राइट. तो यहाँ पर इस गैप में हमारी क्लास आएगी. ठीक है, इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ? यस मैम. तो अब से हर वीक हमारी सैटरडे को 11:40 to 12:20 क्लास हुआ करेगी. ठीक है, ओके मैम. Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू. सो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे. सो इफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट टेल द अदर डिपार्टमेंट्स कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट सेट किया गया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी डिपार्टमेंट टू वर्क. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि उनको बजट कितना दिया गया है, तो वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे जब तक उन्हें बजट नहीं बताया जाएगा, right? So they have to coordinate with the finance department in order to be updated with whatever changes are going on in the business. Okay, जो भी changes finance department में हुए हैं या किसी भी और department में हुए हैं, they have to be in contact with each other so that smoothly सारा काम चले. Okay? That is what coordination function means. Next we move on to managerial skills. Managerial skills help an entrepreneur to manage the organization successfully. जैसे जब हम एक organization में काम करते हैं, there are various things that an entrepreneur needs to take care of. Like there are employees that have to be managed, there is finances that have to be managed, there is timing that has to be managed, production, marketing activities, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. ये सब चीज़ों को सही तरह से मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है. मैनेज मीन्स किसी चीज़ की भी कमी या वेस्टेज ना. ओके, दैट इज व्हाट मैनेजरियल स्किल्स कंप्राइजेज ऑफ. जिसका माइक ऑन है प्लीज स्विच इट ऑफ, whoever it is. Okay, thank you. Then next is direction and control. I want to ask one thing. Everybody in this class is from English medium now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So should I continue in English या कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? Because see, अगर मैं सारा कुछ आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी तो it's no use taking admission in English medium ना. Yes, ma'am. Yes ma'am. Ma'am, you can teach in whatever way you want. Okay, so I'll जहाँ पे भी समझ नहीं आता है you ask me. Okay, so I'll explain in Hindi as well, but we should continue in English. Okay, I'll try ma'am. to use the simplest language, but it will be beneficial for you all if I teach in English. Okay, चलिए. Yes ma'am. हाँ. So next I come to direction and control. What does direction and control mean? Now we will explain, we will understand this point with the help of an example. Every day when you went to school,
some of you may be going to school on your own, by maybe you walk to school, or maybe through using your cycles or vehicles, whatever. When you leave from your house for school, you know that where you want to go, right? You know the destination before you leave from house. So you also know that what is the direction you should take, or which is the path you should take in order to reach your school earliest and the easiest way possible, right? Now consider this, that in case you did not know where you have to go, then what will happen? You will not be able to decide on which path you should go, what is the road that you should take, right? आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस रास्ते से जाऊं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, right? So direction is determined by the destination. Now in an organization, in a business, the destination is the objective of the organization, the goal of the organization. ठीक है, हर एक organization का there is a goal, there is an aim, there is an objective where the entrepreneur decides to reach. Maybe I decide to set up branches of my organization in the entire country. This is my goal for the next 5 years. Okay, so I will work upon it and act on this objective so that I can achieve it. So the entrepreneur has to direct the enterprise or the organization in the direction of achieving the objectives. Okay, now what does control mean? Control means wherever there is a discrepancy or wherever there is a problem in the direction. For example, I decide to go from point C. I'll show you with an example. Okay, so you see these 2 points on the screen. This is point A and this is point B. Okay, I decide I have to go from point A to point B. Okay, so the direction that I will take is, the best direction will be this, right? Agree? This would be the best direction to take to go from point A to point B. In case the organization drifts away, ऐसा डायरेक्शन हो जाए उसका, ऐसी कंडीशन में एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसको सही डायरेक्शन में पॉइंट करें. ओके, अंडरस्टूड? बेसिकली डायरेक्शन एंड कंट्रोल मीन कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की डायरेक्शन में चले. We always work towards achieving our goals and objectives, and in case there is some problem, some issue or some disturbance regarding it, the entrepreneur tries to control it. Okay, next we come to innovative ability, bringing new changes. We have already discussed what innovative ability means. Innovation means bringing about any new changes, not just a new product, a new features in an existing product. जैसे for example, I launch new flavors for existing ice creams. Okay, that will be innovation. Ice cream is already an existing product, but the innovation is that I introduce new flavors. Okay, similarly,
New fragrances in soaps, perfumes, that is also innovation. Okay. Then we spoke about classmate raw materials, that is innovation in supply or innovation in raw material. Please switch off the mics. Okay. So innovative ability means bringing about any new change in any existing business. All right. Next, we talk about group level reactiveness. Now, group level reactiveness means there are various group of people involved in an organization. Like there are employees, there are producers, maybe the board of directors, there are customers, there are suppliers. Okay, so there is society, there are competitors, there are wholesalers, retailers, agents. All these parties have an effect or have an impact on the organization. So when we are deciding or when we are involved in business activity, we need to keep in mind that we do not dissatisfy any of these groups. Okay, we have to keep in mind that all these groups of people have a positive impact on the business. Okay, we do not want to upset any of these people. For example, I do not uh, keep in mind the interest of the suppliers, so they'll be upset. If I do not create the product according to the customers, they will be upset. Okay, so the entrepreneur has to make sure that his product satisfies every party. All right. Then next is capacity for high achievement. Capacity for high achievement means an entrepreneur should be motivated in order to achieve something. Okay, it's not like once he starts the business, once he or she starts the business, it's like whatever is happening, it's okay. है ना? He or she should not be okay with any situation. The entrepreneur should always try to uh, do better. Maybe if I'm the entrepreneur and I earn a profit of 1 lakh this year, I should work on earning a profit of at least 2 lakhs the next year. Okay, so I should always be motivated for high achievement. All right, everybody understands till here? Is there Yes, any ma'am. doubt? Okay, so moving on. These are simple points, and you do not even need to worry because we will keep on revising these points throughout the syllabus, because these are the points that will always be attached to entrepreneurship somehow or the other. Okay. So next is create effectiveness. Now, effectiveness. When we talk about effectiveness, there is another word known as efficiency. Who can tell me what efficiency means? Does anybody know? It's okay if you do not. It's not a big problem. All right. So since nobody is answering, so I'll explain. Ma'am, efficiency means doing the work in less money and without wastage of resources, and then getting the best out of it. Like Very good. efficiency means. Yes, very good. So who was this? Varsha Mangtani. Okay, Varsha. So Varsha has explained that efficiency means that the organization works in a way where wastage is minimized and results are maximized. And Vaishali also says that completion of tasks with minimum resources and no wastage. Very good. So you all do understand what efficiency means. Okay. Now, why I have mentioned efficiency here is efficiency relates to every element of the business. Okay, means efficiency of the machine, efficiency of the manager, efficiency of employees, efficiency of say the board of directors. Okay, um, all these efficiencies have to work to the best of their capacity. Okay,
every element or every entity involved in the business has to work to the best of their ability. Yes, as Srishti says, best use of resources. So everybody has to use up their resources to the maximum or to the optimum. Okay. When everyone is working efficiently, we will achieve effectiveness. Okay. Jaise, we can understand this by if all the employees come to the organization on time, okay, work for whatever 8 hours, 5 hours, whatever is their time duration, they work for that time duration and do not cause any wastage. They work with to the best of their abilities. That will create an effectiveness or cause an effect, a positive effect on the um, results of the business. Okay, so we have to create effectiveness, and how we create effectiveness is by improving efficiency. Okay, कोई confusion तो नहीं है इसमें? No, ma'am. Okay. So next point is allocate resources to opportunities. Now, when we are an entrepreneur, the biggest responsibility of an entrepreneur is to look for opportunities in the surrounding environment. Okay, an opportunity can come from anywhere. Now, a new fashion can be an opportunity, a new trend can be an opportunity. For example, uh, people always wore sports shoes. Okay, everybody liked sports shoes, but recently in the last maybe 5-10 years, neon colors have popped up a lot in sports shoes. Okay, so that was an opportunity which a lot of organizations grabbed, and they introduced neon colors in their products, whatever product, even in apparels. In apparels means clothes that we wear. Okay, so neon colors, colored clothes, neon colored paints, neon colored stationery, all these things started coming up. All right, so opportunities have to be grabbed by the entrepreneur. Now, the entrepreneur is responsible for allocation of resources. Where we allocate resources, as Srishti has mentioned here, and where Varsha and Vishali, all of you said that we have to use the resources to the best, okay, or make best use of resources. Why is it that we want to use our resources to the best? Can somebody tell me? Why can't we waste the resources? You may have studied in economics that resources are limited, right? You remember this, that resources are limited Yes, or ma'am. scarce. So scarce things or things that are limited in nature have to be used or utilized to the maximum. Okay, now later on I will also explain what is the difference between maximum and optimum, but right now we should use the word maximum. Okay, so we every organization has to allocate resources to opportunities. For example, a business has many products. Okay? For example, Maggie. Maggie is a company which produces a lot of products. Like Maggie produces the instant noodles. Okay, the product that we refer to as Maggie, the noodles that we refer to as Maggie, is not the name of the product. The product is 2-minute noodles. Okay, but the brand is Maggie. Now, Maggie produces other products as well. Like it produces soups, there are ketchups, okay, there are other variants of these noodles. Like there was one Kappa Mania, you may have seen, there's a yellow colored cup that comes, okay. So Maggie has to allocate resources at how much money should I utilize in producing each of these products. So it will be an obvious choice that whatever sells the maximum should be produced the maximum. Agree?
Does everybody agree with me? Yes, ma'am. Okay, so when when Maggie is allocating resources to various products that it is producing, it will consider that it should not waste any resources on producing products which do not sell. Okay, this also explains this point, redirection of resources. Okay, sometimes it happens that bigger companies use their name to sell new products as well. Okay, like Maggie was a very successful product. The instant noodles were very successful, but the Kappa Mania and the soups are not as successful. Okay, so it does produce those products, but not in equal quantities. Okay, what it did, it redirected, it cut down resources from the production of say Kappa Mania or this soups, and reinvested it into the instant noodles. Okay, so that is what redirection of resources means cutting down resources from places which are not giving us maximum returns and investing it in places which give us more return. Is this point clear to everyone? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so last 2 points, we just quickly finish it up. Earn economic results and create tomorrow. Economic results means financial results. Basically, we mean what we want to say here is profits. Okay, so doing all these things, yes, very good, Shrishti. Profits. All these activities are to be performed. Okay, but during performance of these activities or these capacities, the most important objective that has to be kept in mind is to earn results or earn profit. Okay, everything would be a waste if we do not earn profit. All right, so earning profit or earning economic results is very important. And when we talk about creating tomorrow, this is an overall perspective. This point explains that when an entrepreneur works in an organization or in a country, the entrepreneur does not only work on benefiting himself or herself. Okay, self development पे ही काम नहीं करते, they also work towards creating better economic conditions for the country, better products for the country, even providing awareness to some products. Okay, so in the next class, remind me to explain this creating tomorrow point in detail. I will give you some details as well. Okay, some examples also. So एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस कट हो गई थी बीच में बहुत. मैं ये बोल रही थी कि नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन दिस even more. I will give you some examples related to creating tomorrow. Okay, so we'll stop here today, and if there are any doubts, please ask me. You can ask me on my email. I'll write my email ID, so you can mail me and I will address your queries in the next class. We will have the next class on next Saturday, same time. Okay, this is my email ID. If anybody has any doubts, you can mail me or you can message me as well. Okay, so thank you, girls. So we'll stop here. Okay, that will be all for today. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you, ma'am.